वेरी हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? साथ साथ पढ़ रहे हो? कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस किया करो, क्योंकि अब हम सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि पूंजी संरचना का बेसिक मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना ही पूंजी संरचना है, जिसमें हम या फर्म यह डिसाइड करती है कि उसे स्थायी पूंजी के रूप में ऋण पूंजी कितनी एकत्रित करनी है और स्वामी पूंजी कितनी लेनी है, यानी रेशो बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड डेट कैपिटल क्या डिसाइड किया जाएगा। यह पूंजी संरचना का एक बेसिक अवधारणा है, कंसेप्ट है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसको डिसाइड करना या पूंजी संरचना को सही प्रकार से निर्धारित करना कि उसी पर फर्म की लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्जिविटी यानी उसका लंबे समय तक उसका जीवन काल बने रहना, उसके नवीन विकास और विस्तार के लिए वित्तीय साधनों का उपलब्ध होना, ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि कोई फर्म अपनी पूंजी की संरचना को कैसे बना रही है। और उसको बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसको डिटरमाइन करने वाले या निर्धारित करने वाले सभी प्रकार के फैक्टर्स पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि ये एक आधारभूत कार्य है, बेसिक फंक्शन है, जो बिगनिंग में ही किसी फर्म को, बिगनिंग का मतलब जब फर्म इस्टेब्लिश हो रही है तब वह पूंजी की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ कैपिटल के साथ पूंजी की संरचना को भी डिसाइड करती है। अब यह संरचना किस तरह से डिसाइड हो, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, किस व्यवसाय में ये कैसे निर्धारित होती है, इन सभी को हम इन दो घटकों के द्वारा मतलब पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य घटक। सबसे पहले लेट अस डिस्कस आंतरिक घटक, इंटरनल फैक्टर्स। आंतरिक घटक का मतलब जो पूंजी की संरचना को निर्धारित करने के लिए फर्म के अंदर के जो निर्णय है, जो प्रबंधकीय निर्णय है, जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हैं। बाहरी फैक्टर्स कौन से हैं? जो संस्था के बाहर के कुछ ऐसे मतलब घटक या तत्व हैं या फैक्टर्स हैं जो इसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट पॉइंट ही लें, व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के साइज पर यह रेशो डिपेंड करेगा कि वह ऋण पूंजी कितनी ले और स्वामी पूंजी का अनुपात क्या रखे। यदि बिजनेस का साइज बहुत छोटा है तो केवल इक्विटी चलेगी, और यदि व्यवसाय का आकार मल्टीनेशनल है यानी बहुराष्ट्रीय है, देश की सीमा के बाहर बिजनेस किया जा रहा है, तो ऐसे में उसके साइज के आधार पर उसे बहुत अधिक पूंजी कोषों की आवश्यकता होगी, जिसको वह इक्विटी के साथ में डेट कैपिटल को मिलाकर यूज करेगा। व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, या बहुत छोटे आकार का है, किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है। लेबर इंटेंसिव है, पूंजी प्रधान उद्योग है, यानी उद्योगों की प्रकृति को हम कई पैरामीटर्स पर देखते हैं। यहाँ जो आपको समझना है वो बेसिक यही है, यदि बिजनेस केवल व्यावसायिक लेन देन का है, ट्रेडिंग का है, तो वहाँ पर चालू पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। पूंजी संरचना में हम इक्विटी कैपिटल से भी उसका कार्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, निर्माण का है, बड़े बड़े उत्पादन करने वाले स्तर का है, तो ऐसी स्थिति में उसको ऋण पूंजी का भी कॉम्बिनेशन लगाना होगा। आय की नियमितता एवं निश्चितता यानी रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम। यदि बिजनेस में जो लाभदायकता है, जो प्रॉफिट्स अर्न किए जा रहे हैं, यदि उनका ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से लाभ कमा रही है ये संस्था,
तो ऐसे में वह ऋण पूंजी के द्वारा अपने कोषों को एकत्रित कर सकती है, क्योंकि उनके ऊपर जो दायित्व उत्पन्न हो रहे हैं उसका वह भुगतान करने की स्थिति में होगी, यानी उसके लिए रिस्क कम होगा, क्योंकि एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी है और दूसरी तरफ ऋण पूंजी का रिस्क है। तो इन दोनों का ब्रेक इवन या इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका क्या है? हम ये देखें कि हमारी आय कितनी हो रही है और ऋण पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाना है, जो निश्चित रूप से दिया जाएगा। यदि उसका बर्डन अधिक है, ब्याज का बर्डन या इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा है और आय सीमित है, तो उसे ऋण पूंजी की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। संपत्तियों का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स, दिस इज़ वेरी कॉमन कि बिजनेस किस नेचर का है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स का ज़्यादा कॉम्बिनेशन है या करंट एसेट्स का है, बस इसी पर डिपेंड कर जाएगी पूंजी संरचना। यदि उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा एरिया है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़े फर्नीचर हैं, बड़ा लेआउट है, तो नेचुरली लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन यदि बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर किया जा रहा है, जिसमें केवल चालू संपत्तियां या करंट एसेट से ही काम चलाया जाता है या बिजनेस किया जा रहा है, तो वहाँ पर इक्विटी कैपिटल के साथ में अधिमान अंश और ऋण पत्र, इनकी शायद ज़रूरत नहीं होगी। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल एटीट्यूड। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को हम कैसे समझेंगे कि हम जानते हैं कि टॉप मैनेजमेंट, जो संचालक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के स्वामी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। समता अंशधारी कौन होते हैं? कंपनी के स्वामी हैं। स्वामी क्यों हैं? क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए उन्होंने अंशधारिता ले ली है, शेयर होल्डिंग की है, इसलिए वो कंपनी के ऑनर्स हैं। यदि वो चाहते हैं कि पूरे प्रबंध पर उनका नियंत्रण बना रहे, उनकी ग्रिप बनी रहे, कोई भी डिसीजन वो अपने आप लेते रहें, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो ऐसे में वो ऋण पूंजी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समता अंशों के द्वारा सीमित हाथों में ही प्रबंध बना रहता है। जैसे ही हम ऋण पूंजी लेते हैं, तो यह प्रबंध की जो ग्रिप है, जो दृष्टिकोण है प्रबंध को नियंत्रित करने का, वो बना रहेगा, क्योंकि ऋण पत्रधारियों को या डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, डिसीजन लेने में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, तो वो नियंत्रण बना रहता है। तो टॉप मैनेजमेंट किस एटीट्यूड का है? क्या वो ऋण पूंजी एकत्रित करके अपनी नियंत्रण की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, या वो दूसरी तरफ यह देखते हैं कि उस प्रबंध में जो दृष्टिकोण है लाभ कमाने का, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट हेडिंग है भावी योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी संस्था अपने आगे के लिए विकास और विस्तार की जब योजनाएं बना रही है, तो उन विकास और विस्तार की योजनाओं के लिए उसकी आंतरिक वित्तीय स्थिति कैसी है। नॉर्मली बच्चों, बिजनेस में क्या होता है, जितने प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं उनमें असेंशियल डिडक्शन करने के बाद, डिडक्शन कौन से? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इनकम टैक्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब का पेमेंट करने के बाद जो लाभांश बचता है, डिविडेंड बचता है, उस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है। लेकिन उस डिविडेंड पॉलिसी में कई बार हम उसका अधिकांश हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट, हम कोषों में डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि हम आगे की योजनाओं को उस कोष के द्वारा पूरा कर सकें। लेकिन यदि कंपनी डिविडेंड का मैक्सिमम पार्ट लाभांश के रूप में वितरित कर देती है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत कम रह जाता है, और ऐसे में कंपनी को बाहरी पूंजी मतलब ऋण पूंजी की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर प्लान कि कंपनी आगे आने वाले वर्षों में किस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और उसके लिए फाइनेंसिंग की क्या व्यवस्था करने वाली है, ये भी उसको देखना होता है। ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात, जिसको आप सभी समझते हैं कि हमारी टोटल सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं, उनका रेशो क्या है। यदि 50,000 की सेल्स है और 40,000 का उसके ऊपर यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, पानी, बिजली,
तरह तरह के ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो भी हैं, सामग्री आदि का जो भी व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, यदि वो बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग रेशो ज़्यादा होगा। मान लीजिए 50,000 में से 40,000 खर्च हो गए तो 10,000 के हिसाब से केवल उसको 10 रुपये ही मिलेंगे अपने ऋण पत्रों के या अधिमान अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश एवं इंटरेस्ट के रूप में। तो वहाँ पर उसे ये जोखिम बढ़ाने की जगह उसे ये करना चाहिए कि जब हाई ऑपरेटिंग रेशो है तो फाइनेंशियल रिस्क को कम करना चाहिए, यानी वहाँ पर ऋण पूंजी को कम यूज़ में लेना चाहिए ताकि वह ऑपरेटिंग रिस्क को ओवरकम कर सके। लेकिन यदि कंपनी बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, सेल्स पर उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत कम हो रहा है, परिचालन अनुपात बहुत नीचे है, जैसे 50,000 में से केवल 10,000 रुपये के ही एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कंपनी बहुत कंफर्टेबल है, तो वहाँ पर वो डेट कैपिटल को यूज़ करके उसको अधिक लाभ मतलब ब्याज और लाभांश का भुगतान वह बहुत ही आराम से कर पाएगी। तो ये स्थिति भी उसको देखनी होगी। समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बच्चों किसको कहते हैं? जब कंपनी इक्विटी के साथ ऋण पूंजी का इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि कंपनी की दो तरह की स्थितियां हैं। कंपनी क्या करती है, समता अंश तो उसके मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि स्वामियों की पूंजी जब तक नहीं लगेगी तब तक ऋण पूंजी का यूज़ नहीं किया जा सकेगा। केवल इक्विटी पर बिजनेस बैंक संस्था करती है तो उसके लाभ कम होते हैं। जैसे ही वो ऋण पूंजी को यूज़ करती है, ऋण पूंजी लेती है, ऋण कोष लेती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो उन पर टोटल लाभ का एक निश्चित भाग ही इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है। यानी डेट कैपिटल हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के रूप में देखी जाती है और उस आधार पर जितने भी लाभ हो रहे हैं उन लाभों में से केवल निश्चित ब्याज घटाने के बाद संपूर्ण लाभों पर किसका अधिकार हो जाएगा? समता का, इक्विटी का। तो इसलिए इसको इक्विटी पर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी समता पर व्यापार कहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, क्या वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर जा रही है या वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। लास्ट में है दंती अनुपात, गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो क्या है? गियरिंग रेशो बिल्कुल वही गियर सिस्टम जो एक व्हीकल में, एक ऑटोमोबाइल में होता है कि हम बिजनेस के प्रारंभिक स्टेज पर, यानी जब बिजनेस जस्ट शुरू किया जा रहा है तो हम फर्स्ट गियर में रखते हैं। फर्स्ट गियर मतलब ओनली इक्विटी। जब बिजनेस प्रॉपरली रन हो रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है, कॉस्ट प्रॉफिट नॉर्मल चल रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी एक थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टेज में आई तो वो सेकंड गियर लेगी। सेकंड गियर का मतलब इक्विटी के साथ वेरी वेरी नॉमिनल रेशो ऑफ डेट कैपिटल का मिश्रण होगा। थर्ड गियर कब लेगी कंपनी? जबकि कंपनी को दिखता है कि सामने किसी तरह का रिस्क नहीं है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रही है कंपनी या फर्म, तो उस स्टेज पर वह उस हाई गियर में इक्विटी और डेट कैपिटल दोनों का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में कर सकती है, किसी भी रेशो में कर सकती है। यानी वहाँ पर उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जो है फर्म की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए वह फिर अपनी फर्म की गाड़ी को बहुत स्पीड से दौड़ा सकती है, जिसको हम कहते हैं थर्ड गियर में दौड़ाना। तो दंती अनुपात बेसिकली गियरिंग रेशो क्या है? ये रेशो है फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज़ और वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज़ के बीच का अनुपात। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो बिल्कुल सामान्य सी बात है बच्चों। इक्विटी कैपिटल को हम हमेशा क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटी, यानी परिवर्तनशील लागत वाली प्रतिभूतियां जिसके लाभ का कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी निश्चितता नहीं है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हानि पर भी उनको हिस्सेदारी है और लाभ की भी हिस्सेदारी है। दैट इज़ नॉट वेरी फिक्स्ड, इसलिए इनको हमेशा परिवर्तनशील लागत वाली प्रतिभूतियां कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा अनुपात में टर्म कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज़, यानी स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां। ये कौन सी हैं?
अधिमान अंश और ऋण पत्र, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। इन दोनों पर लाभांश और ब्याज निश्चित दर से दिया जाता है, चाहे कंपनी लाभ कमाए या नहीं कमाए। किसी भी सिचुएशन में इस लायबिलिटी को कंपनी को पे ऑफ करना होता है, इसलिए इनको फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो ये जो गियरिंग रेशो है, दंती अनुपात है, ये इन दोनों के मध्य के अनुपात को प्रदर्शित करता है। और ये अनुपात कैसा भी हो सकता है, 1:1, 2:1, 1:2, वॉटेवर। तो उस अनुपात को हम कब कैसे डिसाइड करें? कंपनी की या फर्म की या संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को देखकर, उसके एस्टेब्लिशमेंट के पीरियड को देखकर, उसकी लाइफ को देखकर, एज को देखकर। कि यदि प्रारंभिक स्टेज में है तो हमारे सामने ये जो रेशो है वो बहुत कम होगा। धीरे धीरे इस रेशो को बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं या बिजनेस रन करता है। तो वहाँ पर इक्विटी और डेट कैपिटल के रेशो को हम बिल्कुल अकॉर्डिंगली तय कर लेते हैं कि भाई हमें यदि हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है तो डेट कैपिटल का रेशो बढ़ाया जा सकता है। ये है आंतरिक घटक। अब है एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहरी घटक। बाहरी घटक कौन से हैं? जो संस्था के बाहर पूंजी संरचना के बारे में निर्धारित करने में एक रोल प्ले करते हैं। पहला पॉइंट है पूंजी बाजार की दशाएं, कैपिटल मार्केट कंडीशंस। पूंजी बाजार की दशाओं का मतलब क्या होता है कि कैपिटल मार्केट सिचुएशन किस तरह की हैं। यदि वो सिचुएशंस बहुत ऑप्टिमम है, सही है, पूंजी बाजार सही प्रकार से चल रहा है, संगठित आधार पर चल रहा है, तो कंपनी कभी भी अपनी पूंजी को बाजार में एकत्रित कर सकती है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग होते हैं, कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जब कभी उन्हें ज़रूरत होती है वे तभी अपनी पूंजी एकत्रित कर लेती है, अंशों के द्वारा, प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा, डिबेंचर्स के द्वारा, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अर्धविकसित राष्ट्र हैं, भारत जैसे देश जिसमें कैपिटल मार्केट अभी भी उतना साउंड नहीं है, उतना क्रियाशील नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पर पूंजी एकत्रित करना रादर डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पूंजी संरचना को बहुत सोच समझकर डिसाइड किया जाना चाहिए। विनियोगकर्ताओं की प्रकृति, एटीट्यूड और नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को हम विशेष रूप से दो तरीके से डिफाइन करते आए हैं अब तक। एक तो होते हैं चुस्त, अलर्ट, और दूसरे होते हैं सुस्त, यानी लेजी। अलर्ट विनियोगकर्ताओं की श्रेणी में हम किसको लेते हैं? समतांशधारियों को, जो रिस्क टेकर होते हैं, जोखिम लेते हैं। जोखिम किस रूप में लेते हैं कि यदि संस्था को लाभ नहीं हुआ तो भी वो अंशधारी स्वामी बनकर रहेंगे। दूसरी तरफ जो नॉन रिस्क टेकर्स हैं, जो रिस्क नहीं लेते, डरपोक किस्म के होते हैं, केवल निश्चित आय पर बिलीव करते हैं, वो होते हैं ऋण पत्रधारी यानी डिबेंचर होल्डर्स, जिनमें अधिमान अंशों को भी ले लेते हैं। तो ये वो पूंजी धारक हैं जिनके द्वारा एक निश्चित आय को अर्जित करना ही उनका उद्देश्य होता है, इसलिए उनको मतलब लेजी इन्वेस्टर्स की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पूरे कैपिटल मार्केट में किस तरह के इन्वेस्टर्स अभी मार्केट में हैं। उन इन्वेस्टर्स के बेसिस पर भी हम पूंजी संरचना को डिसाइड करते हैं। यदि देखते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तेजी काल की स्थिति है, सारी पॉजिटिव सिचुएशंस चल रही हैं, तो ऐसे टाइम पर आप सबसे ज़्यादा जो पूंजी एकत्रित कर सकते हैं वो कर सकते हैं समतांश पूंजी। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आपको लगता है मार्केट मंदा पड़ गया है, मतलब उसमें किसी तरह की कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लेकर आप क्या करते हैं, जो सुस्त विनियोग करता है उनके हिसाब से अपनी पूंजी संरचना बनाते हैं। वित्तीय संस्थाओं की नीति, पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितनी भी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है डेट्स या लोन्स को प्रोवाइड करने की,
यदि संस्था बहुत ज़्यादा डेट कैपिटल पर जा रही है तो वहाँ पर ये संस्थाएं रिस्क में आ जाती हैं, जोखिम पे आ जाती है। क्या पता इनका रीपेमेंट ऑफ लोन होगा या नहीं होगा, पुनर्भुगतान होगा कि नहीं। इसलिए इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। सरकार की जो कर नीति है, जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, उसके ऊपर भी पूंजी संरचना निर्भर करती है कि वो कितनी पूंजी को एकत्रित कर सकती है, उस पर उसको कितना टैक्स देना होता है। और ये आप सभी जानते हैं कि डेट कैपिटल पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट स्वीकृत कर योग्य आय है, कर योग्य है, नहीं सॉरी स्वीकृत कर है। इसलिए ये कंपनी के लाभांश के हिस्से को या उस वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो कंपनी डेट कैपिटल को टैक्स सेविंग के पर्पज से यूज़ भी करती है। वैधानिक स्थितियाँ, कंपनी लॉ बने हुए हैं, बैंकिंग लॉ बने हुए हैं, इनकम टैक्स लॉ बने हुए हैं। जो डिफरेंट लॉज हैं उनमें किसी भी फर्म के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोविज़न किस तरह का है। यदि वो प्रोविजंस पूंजी संरचना को वेल डिफाइन करते हैं तो उससे बियॉन्ड हम किसी भी तरह का रेशो या अनुपात निर्धारित नहीं कर सकते डेट कैपिटल और स्वामी पूंजी के मध्य। यानी वैधानिक जो कंपल्जन है, जो लीगल कंपल्जन है, वैधानिक जो प्रतिबंध हैं, उनके आधार पर ही पूंजी संरचना को डिसाइड करना होता है। अभी जैसे 2013 कंपनी अधिनियम है जिसमें पूंजी संरचना को अलग तरह से डिफाइन कर दिया गया। तो उस आधार यानी सभी को अपने 200 करोड़ वाली पूंजी वाली कंपनियों के लिए ज़रूरी कर दिया है कि उनको अपने शुद्ध लाभों का 2% ICR में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सपेंडिचर उसको करना पड़ेगा। तो ये उसको करना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के या वैधानिक आधार पर अनुबंधों के आधार ये क्या कहते हैं, वैधानिक नियमों के आधार पर जो भी डिसाइड होता है वो भी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। पूंजी निर्गमन की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समता पूंजी, ऋण पूंजी, इनको निर्गमित करने की नॉर्मली कॉस्ट होती है। किस रूप में होती है? अंडर राइटिंग एक्सपेंडिचर दिया जाता है, दलाली दी जाती है, ब्रोकरेज दिया जाता है, प्रिंटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सभी तरह की कॉस्ट को मिलाकर ये देखा जाता है कि टोटल कैपिटल का कितना परसेंट लागत के रूप में उसकी इशू कॉस्ट के रूप में आ रहा है। यदि वो कम ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली निर्णय ले लिया जाएगा। आर्थिक उच्चावचन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस वेरी क्लियर। जो आप पूंजी बाजार की दशाओं में पढ़ चुके हैं वही बात यहाँ पर भी कहेंगे। उस कंपनी की उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। अभी वर्तमान में हम देखें कोविड की वजह से तो पूरी इकोनॉमी मंदी के दौर में चली गई। इतनी ज़बरदस्त मंदी है, GDP बिल्कुल डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, धीरे धीरे उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। इस परिस्थिति में कंपनियां कभी भी डेट कैपिटल का रिस्क लेना नहीं चाहेंगी क्योंकि अभी उनकी आय भी अनिश्चित है, अभी लाभ दूर दूर तक कहीं नहीं है, अभी तो री एस्टेब्लिशमेंट का दौर चल रहा है। तो ये ऐसे जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो फ्लक्चुएशंस बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी फर्म की पूंजी संरचना को डिसाइड करने के लिए। तो आई थिंक आपको सभी फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा केयरफुली पढ़िए। फिर भी समझ में नहीं आता तो डिस्कस करिए। थैंक यू।